और सबसे पहले बात होगी पंजाब में कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी की, जी, जिस पर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस तकरार से सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में आपसी तालमेल बना रह पाएगा, इस आपसी तालमेल का क्या होगा। इसके अलावा आगे का एजेंडा में विधानसभा चुनाव की हलचल भी होगी। राजस्थान में अमित शाह ने क्या रणनीति बनाई है देर रात चली बैठक में, इसको भी समझने का आज हम प्रयास करेंगे। और इसके अलावा बताएं, बात छत्तीसगढ़ चुनाव की भी होगी। छत्तीसगढ़ चुनाव की बात होगी आज, वहां पर बड़ी हलचल है। अमित शाह रायपुर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर एक जनसभा करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव का समीकरण भी आज आगे का एजेंडा में हम समझेंगे। और आगे का एजेंडा में आपको यह भी दिखाएंगे कि 10 दिन के उत्सव के बाद आज गणपति की विदाई कैसे हो रही है। मुंबई से आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है गणपति को विदाई देने के लिए। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खैरा को 2015 के एक ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया गया है। खैरा वही नेता हैं जो कभी आम आदमी पार्टी में भी थे और विपक्ष के नेता भी थे। उनकी गिरफ्तारी की है पंजाब पुलिस ने। 2015 में ड्रग्स बरामदगी मामले में आरोपी हैं। मामला 2015 का है। बुलत सीट से विधायक है सुखपाल सिंह खैरा, उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर पंजाब से। रेड के बाद सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी हुई है। सिटिंग कांग्रेस एमएलए हैं, कभी आम आदमी पार्टी में भी थे। ड्रग्स का पुराना मामला है, 2015 का मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी की गई है। आइए आपको बताते हैं कि सुखपाल सिंह खैरा को क्यों गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है, क्यों गिरफ्तारी हुई है सुखपाल सिंह खैरा की। कांग्रेस विधायक हैं। ड्रग्स केस में यह कार्रवाई हुई है। मामला ड्रग्स का है, ड्रग्स केस का मामला है। 2015 में यह मामला दर्ज हुआ था। और आपको बताएं कि ड्रग्स बरामदगी से कनेक्शन का आरोप है सुखपाल सिंह खैरा पर। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं। आपको बताएं सुखपाल सिंह खैरा की राजनीति कैसी रही है। कपूरथला की भुलत सीट से कांग्रेस के सिटिंग एमएलए हैं फिलहाल सुखपाल सिंह खैरा, ये उनकी वर्तमान पोजीशन है। अकाली दल की बीबी जागीर कौर को उन्होंने यहां पर चुनाव में हराया था। पहले आम आदमी पार्टी में थे, विपक्ष में रहे, नेता विपक्ष भी रहे। पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब कांग्रेस में है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं सुखपाल सिंह खैरा। और आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले भी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार पहले भी सुखपाल सिंह खैरा गिरफ्तार हो चुके हैं। बुलत सीट से एमएलए हैं सुखपाल सिंह खैरा। हमारे संवाददाता असीम बस्सी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो ज्यादा विस्तार से इस गिरफ्तारी के बारे में हमें बताने वाले हैं। असीम, हमारे दर्शकों को बताएं, ये रेड कितने बजे हुई, पंजाब पुलिस के कौन से अफसर वहां पर पहुंचे, कब गिरफ्तार किया गया, क्या कहा पंजाब पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बाद। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सुखपाल खैरा का घर यहाँ पे चंडीगढ़ में सेक्टर 5 में है। और आज सुबह 5:30 और 6 के बीच जो जलालाबाद फाजिलका पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जलालाबाद की पुलिस वहाँ पहुँचती है। उसमें एसपी थे, एक डीएसपी थे। और सडनली जो सुखपाल खैरा के घर के अंदर जाती है और उनको बोलती है कि आपको हमने अरेस्ट करना है। बोलते कौन से केस में करना है, उन्होंने बोले एनडीपीएस केस में करना है। हालांकि सुखपाल खैरा ने अरेस्ट वारंट मांगा और भी वहाँ पे साइंस ऑफ स्ट्रगल भी दिखाए कि आप ऐसे कैसे मेरे घर में आ सकते हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बोला उस केस में आपको पकड़ना है, 2015 के केस में, और उनको ले गए। उस दौरान कैटेगोरिकली खैरा ने बोला कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये गलत तरीके से मुझे पकड़ा जा रहा है, मुझे सुप्रीम कोर्ट का जो है मुझे मिला हुआ है ब्लैंकेट। लेकिन उस चीज़ को नहीं माना पुलिस ने। पुलिस के पास अपने तथ्य थे और कहा गया, जो हमें पता चला है कि एक एसआईटी बनाई गई थी। उस एसआईटी के जो लीडर थे वो स्वपन शर्मा, डीआईजी जलंधर रेंज थे। उस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद 2015 के एनडीपीएस केस में इनको पकड़ा गया है। और कहा जा रहा है कि इन पे आरोप है कि कुछ ड्रग्स स्मगलर जो पकड़े गए थे उनको शेल्टर किया था, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हुआ था। और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग में इनको अरेस्ट किया था और अराउंड 90 डेज ये जेल के अंदर रहे थे। उसके बाद बेल मिली थी इनको। सो ये पूरा मामला हो गया है। लेकिन ये जो इंडिया अलायंस है उसके बीच ये नई चीज आ गई है कि कांग्रेस आप दोबारा हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल असीम, हमारे साथ बने रहिए आप। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोल दिया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार
मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी तो कांग्रेस ने हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर। स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस एमएलए की गिरफ्तारी हुई है, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की है, इसलिए इसकी उम्मीद भी थी और वही हो रहा है। इसका अनुमान था। कांग्रेस पार्टी के पंजाब यूनिट के अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला है। कहा राजनीतिक रंजिश में एमएलए को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये वाद विवाद दोनों दलों के बीच और आगे बढ़ेगा? इस मामले में और आगे क्या हो सकता है, असीम बस्सी से ही जान लेते हैं। असीम, आपने बताया कि उन्होंने अरेस्ट वारंट मांगा, जब पुलिस वहां पर पहुंची उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ब्लैंकेट का हवाला दिया, लेकिन पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं सुना, रेड किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको एक बार बताएं और आगे क्या हो सकता है इस मामले में, इस पर भी रोशनी डालें। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि सुखपाल खैरा बहुत ही कांग्रेस के वोकल लीडर हैं। पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले उसके बाद आप में गए, लीडर ऑपोजिशन बने। पिछले इलेक्शन कांग्रेस की टिकट से लड़ा, भुलत से वो एमएलए बन के आए और इतनी जब आम आदमी पार्टी की वेव थी तब भी ये सुखपाल खैरा जीत कर आए। लेकिन मैं आप बता दूं आपको कि कांग्रेस के जो ये लीडर हैं सुखपाल खैरा बहुत ही वोकल हैं, इशूज़ को टेक अप करते हैं और खास करके चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पे बहुत अटैक करते हैं। और मुझे लगता है पूरी कांग्रेस जो है वो रैली कर जाएगी, रैली करेगी, सुखपाल खैरा के साथ खड़ी हो जाएगी। और इस इशू पे खास करके, क्योंकि पहले भी कांग्रेस बोलती रही है कि विजिलेंस का मिसयूज पंजाब में कर रही है भगवंत मान सरकार, अब ये जो अरेस्ट हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कांग्रेस लीडरशिप और खास करके जैसे राजा बड़िंग ने ट्वीट भी किया है कि ये पॉलिटिकल वेंडाटा है, तो पूरी कांग्रेस लीडरशिप मुझे लगता है कि सुखपाल खैरा के साथ आ जाएगी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो ऊपर अलायंस की बात हो रही है, मुझे लगता है इससे और ज़्यादा हालात जो है बिगड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस इससे खासी नाराज़ होगी। हालांकि हो सकता है कि पुलिस के पास तथ्य हों, पुलिस ने ये जो गिरफ्तारी की हो ठीक की हो, लेकिन पॉलिटिकली इसको इस तरह देखा जा सकता है कि दोनों पार्टीज में एक वर्टिकल डिवीजन आ जाएगा दोबारा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका असीम बस्सी इन तमाम जानकारियों के लिए। विस्तार में आपने बहुत कुछ बताया। और अब बात करेंगे राजस्थान के सियासी रण की, जिसमें विजय के लिए बीजेपी फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी जयपुर में हैं। कल मेगा मंथन के बाद बीजेपी में आज भी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी नेताओं से बातचीत, राजस्थान में एक्शन में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान बीजेपी नेताओं से मुलाकात चल रही है, उनकी अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं। वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। कल देर रात तक भी वहां पर बैठक का दौर चला था। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस मुलाकात पर, इस जो चर्चा चल रही है इस पर और ज्यादा रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कल देर रात तक बैठक चली लेकिन सब टाइट लिप्ड हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा है, आपके पास क्या सूचना है अंदर से? जी राजेंद्र, ये बैठकों का सिलसिला बहुत लंबा चला और सबसे अहम जो दो बातें निकल कर आई वो ये कि अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्राओं में जो बीजेपी भीड़ जुटा पाई थी उसे लेकर बहुत नाराज थे। उन्होंने साफ तौर पर नेताओं को कह दिया कि परिवर्तन यात्रा के दौरान जिस तरीके की गुटबाजी खासतौर पर अलवर कोटा संभाग में जो दिखाई दी वो नजर नहीं आनी चाहिए थी, बहुत कम भीड़ थी और इसी को लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा नाराजगी जताई। इसके अलावा वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे तीनों नेताओं ने अलग बात की थी, मतलब जब बीएल संतोष, जेपी नड्डा और खुद अमित शाह, और तब वसुंधरा राजे से कुछ देर के लिए बात की गई थी। लेकिन साफ तौर पर जो हमें अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार की गुटबाजी पार्टी में अब नजर नहीं आनी चाहिए। सबको तैयारी में जुट जाने के लिए कहा और साथ ही साथ ये साफ तौर पर कहा कि जिसे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे वो निभानी होगा, यानी पार्टी लाइन से बाहर चलकर कोई भी नेता काम नहीं करेगा। टिकटों को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि टिकटों की बातें पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में होती हैं, लेकिन साफ तौर पर जो गुटबाजी और पार्टी की कम भीड़ जुटाने का मुद्दा था उसे लेकर अमित शाह काफी नाराज दिखे। साथ ही साथ एक संभावना यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को राजस्थान के दौरे पर एक बार फिर आ सकते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि अमित शाह ने संदेश दिया 2 टूक कि गुटबाजी नहीं चलेगी पार्टी में। कुछ और जानकारी अपने दर्शकों को दे दें इन्हीं सबसे जुड़ी हुई, राजस्थान के रण से जुड़ी हुई। बीजेपी का मिशन राजस्थान क्या है, आइए को थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। आज क्या होने वाला है? जयपुर में संघ के नेताओं के साथ आज अहम बैठक होगी। किसकी? गृह मंत्री अमित शाह की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। संघ नेताओं से मिलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा आज। ये आज का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी का है ये मिशन राजस्थान। कल क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। जयपुर में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। तमाम बड़े नेता राजस्थान बीजेपी के मौजूद थे। देर रात तक बैठक चली। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष ये सभी मौजूद रहे
और इस बैठक में 15 नेताओं के साथ रणनीति पर मंथन हुआ। कल क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। बैठक में 15 नेताओं के साथ रणनीति पर मंथन हुआ। बीएल संतोष, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब इस बैठक में मौजूद थे। फिर से एक बार चलेंगे, हमारे सहयोगी मनीष शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, कल बहुत स्पष्ट आप बता रहे हैं कि संदेश दे दिया गया कि गुटबाजी नहीं चलेगी, लेकिन आज संघ के नेताओं के साथ जो मीटिंग है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राजस्थान का चुनाव बीजेपी के लिए प्रेस्टीज इशू है, उसको जीतना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। तो संघ नेताओं से मुलाकात कब होने वाली है और संघ के कौन से नेताओं के साथ मुलाकात होने वाली है? बिल्कुल, प्रकाश चंद्र गुप्ता जो राजस्थान के संघ के प्रमुख नेता हैं, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम था राजेंद्र, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसमें बदलाव होगा, क्योंकि 11 बजे अमित शाह को यहां से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होना है और अभी वो होटल में है, होटल ललित, जो एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है, और वहीं पर बीजेपी के नेताओं से उनकी अनौपचारिक चर्चा चल रही है। हमारे सूत्रों के मुताबिक संघ का कोई नेता फिलहाल अमित शाह से मुलाकात के लिए होटल में नहीं पहुंचा है, लेकिन बेहद संभावना जिस बात को लेकर चल रही थी कि प्रकाश चंद्र गुप्ता जो संघ के एक बड़े नेता हैं, उन्हें राजस्थान चुनाव से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि संघ की ये बैठक फिलहाल जयपुर में नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमित शाह को यहां से लौटना है और उसका तय समय सुबह करीबन 11 बजे है। तो ऐसे में लगता है कि संघ की ये बैठक फिलहाल टलती दिख रही है और यहां से नेताओं से औपचारिक बातचीत के बाद अमित शाह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। जी राजेंद्र, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप कह रहे हैं कि ये बैठक टल भी सकती है। अभी तक कोई संघ का नेता उस होटल में नहीं पहुंचा है, होटल ललित में, जो एयरपोर्ट के बहुत करीब है, और सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वहां से रवाना होना है। इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको दे दें। राजस्थान चुनाव में बीजेपी का बड़ा प्लान क्या है। दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को राजस्थान में जिम्मेदारी दी गई है। स्टेट के बाहर के 44 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। यह देखिए एक नई रणनीति। दूसरे राज्यों के 44 नेताओं को राजस्थान में बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। अलग अलग जिलों की जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की, और इसके बड़े राजनीतिक मतलब। राजस्थान चुनाव में बीजेपी का यह बड़ा प्लान। राज्य के बाहर के 44 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनीष, इसका अर्थ क्या हो सकता है कि 44, एक दो नहीं 44 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी गई राज्य के बाहर के नेताओं को? जी बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला और एक अहम रणनीति कही जा सकती है, क्योंकि स्थानीय नेताओं का अपने समर्थकों के साथ जब इन क्षेत्रों में जाना होता है तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, लेकिन बाहरी नेता जो ना वहाँ कार्यकर्ताओं को जानते हैं, ना ही नेताओं से उनका संपर्क होता है, जब वो कार्य करने जाते हैं तो उसका एक अलग असर पड़ता है। राजेंद्र, सबसे अहम नाम रमेश विदुड़ी का है, जो टोंक जिले के प्रभारी बनाए गए हैं, और हाल ही में लोकसभा में जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हमें यहाँ भी समझना होगा, क्योंकि टोंक एक ऐसा इलाका है जहाँ पर मुस्लिम मतदाता बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए अगर रमेश विदुड़ी को टोंक भेजा गया है तो इसके अपने एक अलग मायने हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के वहाँ से उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, और जब वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास अल्पसंख्यक वोटों का एक बहुत बड़ा बैंक होता है, लेकिन इसी बैंक को यानी कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए रमेश विदुड़ी को खास तौर पर टोंक भेजा गया है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। हालांकि ये बात अलग है कि जो ओवैसी की पार्टी है उसके महासचिव ने वहां पर खुले विरोध का ऐलान कर दिया है कि जब रमेश विदुड़ी आएंगे तो उनका वहां जमकर विरोध होगा। कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया संभवतः कांग्रेस से भी आएगी, लेकिन बीजेपी ने बहुत ही एक साहसिक कदम उठाया कि रमेश विदुड़ी को ऐसे इलाके में भेज दिया जो मुस्लिम बाहुल्य है। तो ये भी कहा जा सकता है कि हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण करके बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है। जी राजेंद्र, ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण और की इंफॉर्मेशन आपने दी है हमारे दर्शकों को। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच राजस्थान में एक और सियासी बखेड़ा खड़ा होता दिख रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जुबानी हमले तेज होते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गहलोत ने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री आए और अब उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं, और इस बार पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। दिखाते हैं आपको। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपया करके अभी मेहरबानी रखें। अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है। क्या तुक है? चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आप बार बार आओगे, क्या लोग समझेंगे आपके बारे में? आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्थाएं जो है उसका मान सम्मान का कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बार बार और
इस महीने में 5-7 बार आगे होंगे। देखो, ये लोग गहलोत और कांग्रेस पार्टी का लोगों को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में भी ऐसे ही ये तो सिली कमेंट करते रहते हैं। तो उपराष्ट्रपति प्रवास नहीं करना चाहिए क्या? उपराष्ट्रपति कोई बीजेपी का सम्मेलन में आए हैं क्या? तो उपराष्ट्रपति के दौरे पर वार पलटवार दोनों आपने देखा। और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। अमित शाह आज रायपुर दौरे पर भी जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे वो और प्रदेश बीजेपी ऑफिस में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जयपुर से सुबह 11 बजे रवाना होंगे, 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे और बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और वहां पर जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट आनी है उस पर उनकी चर्चा संभव है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ की रेस में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह से। राजस्थान में चुनावी रणनीति बनाने के बाद, समझने के बाद चीजों को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे रायपुर। वहां पर बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे और जो दूसरी लिस्ट आनी है उस पर मंथन हो सकता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होंगे। हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो उनके इस दौरे के बारे में, वहां होने वाली बैठकों के बारे में और उनकी चुनावी रणनीति के बारे में और विस्तार से हमें बताने जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र। देखिए राजेंद्र, कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी और दोबारा सत्ता में वापसी कांग्रेस की होगी। लेकिन ये जो बार बार ये चौथी पांचवी बार अमित शाह यहाँ आ रहे हैं छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जिस तरह से अमित शाह लगातार पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री दो बार आ चुके हैं, तीसरी बार उनको 30 तारीख को परिवर्तन यात्रा के समापन पर संभवतः आना है। अभी बहुत क्लियर प्रोग्राम नहीं बताया गया, लेकिन आना है ये कहा जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ने ये तो कर दिया है अमित शाह के दौरे पर दौरे करने के बाद, ये तो हो गया है छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस अब एक तरफा चुनाव जीतेगी, ऐसा नहीं है। अब ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी मुकाबले में आ गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो। तो आज भी इसी सिलसिले में 12:45 पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से सीधे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अमित शाह जाएंगे। वहां जाकर जो दूसरी लिस्ट, जैसा कि आपने राजेंद्र बताया, उस पर मंथन होगा, सारे नेताओं का जमावड़ा होगा, वहां बैठक होगी, इसके बाद लंच होगा, रात को डिनर करने के बाद अमित शाह जाएंगे। परिवर्तन यात्रा, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष बता रहे थे कि राजस्थान में भी चल रही है और छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, लगातार बीजेपी जान फूंकने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम मुकाबले में हैं और छत्तीसगढ़ में हमारी जीत होगी। ओम माथुर से कुछ दिन पहले कैमरे के पीछे हमारी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। तो इन्हीं सब तैयारियों को लेकर अमित शाह आ रहे हैं और आज चुनावी मंथन 5-7 घंटे चलने वाला है। राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र। तो ये स्थिति है आज छत्तीसगढ़ दौरे की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पंजाब में आज से किसानों का प्रदर्शन शुरू हो रहा है। 3 दिन रेल रोको आंदोलन करेंगे पंजाब में किसान। 12 जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है पंजाब के किसानों ने। बाढ़ से नुकसान के लिए राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग है और इसके साथ साथ कर्ज माफी की मांग भी है इन किसानों की। इन्हीं मांगों को लेकर 3 दिन तक ये आंदोलन करेंगे। 12 जगहों पर रेलवे ट्रैक को जाम करने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर पंजाब से। आज से किसानों का प्रदर्शन, 3 दिन रेल रोको आंदोलन करेंगे पंजाब में किसान। 3 बड़ी मांगे हैं उनकी, हमने आपको बताया। बाढ़ से नुकसान के लिए राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी की मांग है इन किसानों के द्वारा और इसीलिए 12 जगहों पर रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। 10 दिन के उत्सव के बाद आज गणपति बप्पा की विदाई हो रही है और मुंबई में इस मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर तरफ एक ही गूंज है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। भक्त आज भावुक भी हैं क्योंकि गणपति की विदाई हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए आप, मुंबई की तस्वीरें। 1 लाख से भी ज्यादा पंडाल गणपति बप्पा के लगाए गए हैं मुंबई में। बड़े पैमाने पर आज सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है और जैसा कि हमने आपको बताया,
गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की चैन के साथ वहां पर विदाई तो दे रहे हैं गणपति बप्पा को, लेकिन बहुत सारे भक्त नाचते गाते हुए भावुक भी हो जाते हैं। हम आपको आज मुंबई की अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे गणपति विसर्जन की और उसकी तैयारियों की, क्योंकि ये बड़ा दिन 10 दिन तक जो गणेशोत्सव चला है, आज विसर्जन के साथ उसका समापन हो जाएगा। तो आज बहुत विशेष दिन मुंबई में और महाराष्ट्र में, जहां पर गणपति उत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है पूरे देश में। बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की जाती है, सुरक्षा व्यवस्था भी इसके लिए चाक चौबंद रहती है। जाहिर है, स्वाभाविक है, आज भी बहुत खास होगी। अलग अलग जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो आपको लाइव तस्वीरें दिखाने वाले हैं। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट इस वक्त हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व गणेशोत्सव आज समापन की ओर है। गणेश मूर्तियों का आज विसर्जन किया जाएगा। लगभग 10 दिनों तक बप्पा की सेवा पूजा अर्चना करने के बाद आज गणेश मूर्तियों को पूरे श्रद्धा भाव से विसर्जित किया जाएगा। हम मुंबई के लालबाग इलाके में हैं। लालबाग इलाके में हम मुंबई का राजा इस पंडाल के बाहर हैं और आप देख सकते हैं लालबाग के इस परिसर में मुंबई का राजा, जो कि बहुत प्राचीन गणपति पंडाल है और यहाँ पर गणेश जी की भव्य मूर्तियाँ स्थापित की जाती है और आज गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। जो सबसे बड़ी गणेश मूर्तियाँ होती हैं उन्हें मुंबई के गिरगांव चौपाटी में विसर्जित किया जाता है। मुंबई का राजा उसमें से एक है। सबसे पहले लालबाग इस परिसर से मुंबई का राजा जो गणेश मूर्ति है वो सबसे पहले पंडाल से निकलती है और इसके पीछे इस इलाके के अन्य जो तमाम बड़ी मूर्तियाँ हैं वो विसर्जन के लिए ले जाई जाती हैं। भक्तों में कितना ज़्यादा उत्साह है और आप देख सकते हैं जो गुलाल है, गुलाल के साथ साथ पटाखे हैं, इसके द्वारा बप्पा का पहले मंडप से बाहर निकलने पर स्वागत किया जा रहा है। और देखिए किस प्रकार का जश्न है, उत्साह है और पिछले 10 दिनों तक जो आस्था और भक्ति महाराष्ट्र के कोने कोने में देखने को मिली, आज उस पर्व का समापन है। लेकिन गणपति बप्पा के भक्तों को देखिए, किसी प्रकार के उत्साह की कमी नहीं है। लगभग 15 से 18 घंटे तक ये शोभा यात्रा चलती है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस बार सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मुंबई पुलिस के 16,000 जवान सड़कों पर मौजूद हैं। इसके अलावा मुंबई महानगर पालिका के 10,000 कर्मचारी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। मुंबई में 73 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मुंबई पुलिस के अलग कंट्रोल रूम है। जो मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडिशनल सीपी या डीसीपी रैंक के, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खुद वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से जश्न और उत्साह है कार्यकर्ताओं में और नाचते झूमते ये कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। आपने देखा किस प्रकार से पुष्प वर्षा हुई और ये सिलसिला दिन भर आज चलता रहेगा। तस्वीर हमने आपको दिखाई मुंबई के लालबाग इलाके से मुंबई चा राजा की, जिनको पंडाल से बाहर लाया गया है और अब धीरे धीरे शोभा यात्रा धीरे धीरे गिरगांव चौपाटी की दिशा में बढ़ेगी। शोभा यात्रा के बीच बप्पा को विदा किया जाएगा, इस विश्वास के साथ विदा किया जाएगा कि गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी गणपति बप्पा अगले बरस आप जल्दी आइए और तब तक अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर रखिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट आपने देखी, कैसे लालबाग के राजा बाहर निकाले गए हैं पंडाल से। बहरहाल वहां पर राजा के दरबार से मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव भी कनेक्ट है। इसके अलावा गिरगांव चौपाटी जहां पर उनको ले जाया जाना है, राजेश त्रिपाठी वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और जुहू चौपाटी से लता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। फिर से एक बार मृत्युंजय के पास ही चलते हैं। मृत्युंजय, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और उसमें हम देख रहे थे नाचते गाते भक्तों को, पुष्प वर्षा को, अबीर गुलाल जो उड़ाया जा रहा था, सब कुछ देख रहे थे और जबरदस्त उत्साह था। अभी फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या है वो भी हमारे दर्शकों को दिखा दें आप। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को वो मुंबई के राजा की थी जो कि लालबाग इलाके में स्थित है। अब मैं लालबाग के राजा पंडाल में हूं और इस वक्त यहाँ पर आरती हो रही है और क्या दृश्य है आपको दिखाएं। बहुत अच्छा संयोग है कि हम इस वक्त दर्शकों तक ये लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जब लालबाग के राजा की एक भव्य आरती हो रही है। विसर्जन से पहले
जब पंडाल से लाल बाग के राजा को निकाला जाए, यहाँ से उनकी शोभा यात्रा शुरू हो, उसकी पहले एक भव्य आरती की जा रही है। यह आरती लगभग 20 से 25 मिनट, आधे घंटे तक चलेगी और उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी और उस शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल होंगे। और ये शोभा यात्रा इतनी भव्य होती है कि इसे मुंबई के गिरगांव चौपाटी तक पहुंचने में कम से कम 20 घंटे का वक्त लग जाता है। यानी कल सुबह 5-6 बजे ये लाल बाग के राजा पहुंचेंगे गिरगांव चौपाटी, जहां उन्हें विसर्जित किया जाएगा। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से पिछले 10 दिनों तक आस्था और भक्ति का यहाँ संगम देखने को मिला, भक्तों में उत्साह देखने को मिला, आज जो पूजा, आस्था, विश्वास भक्तों ने जताया, आज आखिरी दिन यानी अनंत चतुर्थी के दिन भी उसी आस्था के साथ आरती बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा सौभाग्य से आप वहां पर मौजूद हैं मृत्युंजय, और वहां पर आरती हो रही है और सब हम सौभाग्यशाली हैं कि ये दृश्य देख रहे हैं लाइव। हमारे तमाम दर्शक भी एक बार सुनना चाहेंगे वहां पर आरती के स्वर लाइव। मृत्युंजय जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है हम अपने श्रद्धालुओं तक, अपने दर्शकों तक ये आरती के स्वर सुनाएं। राम नारायण। मृत्युंजय, ये तस्वीरें हम चाहेंगे कि आप दिखाते रहें दर्शकों को। ये बड़ी तस्वीरें हैं, ये भाव और भक्ति से पूर्ण तस्वीरें हैं लाल बाग के राजा की, जिनकी अभी अभी आरती की गई, लाइव आपने देखी। 10 दिन का गणेशोत्सव आज समाप्त हो रहा है। विसर्जन की तैयारी है मुंबई में और इसीलिए अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी लाइव कनेक्ट है। ब्रेक पर जाने से पहले हम लता शर्मा से बात कर रहे थे, जो चौपाटी से हमारे साथ जुड़ी हुई। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। लता, आप वहां पर लोगों से बात कर रही थी, वहां की तस्वीरें दिखा रही थी। जी, मैं फिलहाल जुहू बीच पे मौजूद हूँ और यहाँ पे थाईलैंड से एक ग्रुप आया है जो कि बप्पा का जो त्योहार है धूमधाम से मना रहा है। यहाँ पे यहाँ पे मेरे साथ एक मैम है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस फेस्टिवल? आई जस्ट सॉ यू आर सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल इन अ ट्रेडिशन वे, इंडियन ट्रेडिशन वे, बाय pouring milk and showering flowers. What would you like to say? I'm sorry, it's too fast. What would you like to say about this festival as you are celebrating this festival? What do I would like to say? Yeah, we love Ganesh. He bless us. Yeah, for healthy, for wealthy, and good life. And hopefully, we bless all of you also. So, is this your first time in India, Mumbai, or you come here every year? Yeah, we come here almost every year, like almost 10 years. We came here, yeah. So, what do you love about India, Mumbai, and why this Mumbai itself for the festival? For people, for food, for the country, and yeah, we love everything. Yeah, everything is amazing and incredible. India. लता Yeah. Every निश्चित time रूप we से came here. प्रसन्नचित है, थाईलैंड से आया ये ग्रुप और ये कह रही है कि 10 सालों से ये भारत आ रही हैं और गणेश जी से इन्हें प्रेम है। बहरहाल अब हम रुख करेंगे राजेश त्रिपाठी का। गिरगांव चौपाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल बाग के राजा का विसर्जन वहीं पर होना है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं राजेश? क्या तैयारी है वहां पे? जी बिल्कुल, पूरी तैयारी यहाँ पर है। गिरगांव चौपाटी ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े, जो मुंबई के बड़े बड़े गणपति मूर्तियाँ होती हैं वो यहीं पर विसर्जित होती हैं। और इसमें विशेष है कि लाल बाग के राजा जब वहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद यहीं पर आना है और उनका विसर्जन होना है।
और उस विसर्जन के लिए सुबह हो जाती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ गिरगांव चौपाटी की, किस तरह से मुंबई पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। अभी यहाँ पर आपको लोग नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन शाम तक यहाँ पर जन सैलाब दिखेगा। जी हाँ, जहाँ एक तरफ समंदर होगा वहाँ पर गणपति मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा, वहीं पर श्रद्धालुओं भक्तों की भीड़ यहाँ पर भारी तादाद में देखने को मिलेगी। मुंबई पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है सबसे ज़्यादा इसी चौपाटी पर देखी जाती है। यहीं पर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि पूरा जो श्रद्धालुओं का हुजूम होता है गणपति मूर्तियों के साथ, वो शाम तक यहीं पर पहुंचता है और ये सिलसिला रात भर चलता रहता है। और सुबह करीब जब लाल बाग के राजा यहाँ पर पहुंचते हैं तब यहाँ की अनोखी छटा होती है। पूरे मुंबई से लोग लगता है कि यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। तो ये गिरगांव चौपाटी विशेष होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियों को लाया जाता है और यहाँ विसर्जित किया जाता है।